हेलो दोस्तों, अलोन हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आपके लिए सच्ची कहानियां हाजिर हैं। मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूं और रहती कोटा राजस्थान में हूं। ठीक ये कहानी कोटा की है बात। दरअसल यह है कि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हम एक किराए के नए मकान में रहने गए थे। मकान 2 मंजिला था, नीचे वाले फ्लोर पर मैं रहती थी। उसमें 2 कमरे थे। वह कमरे ठीक एक के बाद एक थे, मतलब हर कमरे में एक डोर था। उस मकान में एक भी विंडो नहीं थी। यूं मानिए कि डोर में से एक चूहा भी नहीं निकल सकता था। ठीक मेरे कमरे के कॉर्नर में एक अलमीरा टाइप की बनी हुई थी और यह कहानी इसी अलमीरा से ताल्लुक रखती है। एक दिन की बात है, मुझे उस अलमीरा की साइड से किसी गाने की आवाज सुनाई दी। एक बार तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे रो सुनाई दे रही थी। एक रोज उठकर मैंने दीवार पर कान लगाकर सुना। समझ में आया यह आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। वह गाना बहुत ही पुराने जमाने का सॉन्ग था। एक दिन मैंने मकान मालकिन से पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, इस अलमीरा के पीछे बस दीवार है और कुछ नहीं। मैंने भी इस बात को इग्नोर कर दिया। आखिरकार मकान मालिक भी काफी समय से यहां पर रह रहे थे और वैसे भी दिन में इतना ज्यादा काम होता था कि रात को कब नींद आती पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे बीतते गए सर्दियों का मौसम आ चुका था। मैं चुपचाप ब्लैंकेट लेकर सो रही थी। बच्चे और हस्बैंड सब लोग सो चुके थे। तब मुझे ऐसा लगा कि किसी ने ब्लैंकेट के ऊपर से मेरे दोनों पैरों को पकड़ा, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगा। मैंने सोने की एक्टिंग करते हुए साइड में मुड़ के देखा। पता चला कि हस्बैंड तो दूसरी तरफ मुड़कर सो रहे हैं। उस वक्त मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, 2 या 3 साल के। अचानक मन में आया, तो फिर कौन हो सकता है? मैंने जल्दी से पैर ऊपर करके लात मारी और तुरंत ही उठकर लाइट ऑन की। साथियों, कमरे में कोई नहीं था और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कमरे में एक चूहा तक नहीं आ सकता, लेकिन उस रात तकरीबन 3-4 किलो की यह क्या चीज थी? एक अजीब सा एहसास था। ऐसा लगा मानो जैसे कोई बिल्ली हो। यकीन कीजिए, मैं डर के मारे पूरी रात सो नहीं पाई। यह बात जब सुबह मैंने अपने हस्बैंड को बताई तो उन्होंने मजाक समझ के उड़ा दी। पूरा दिन निकल गया। रात होते ही मुझे सपनों में ऐसा लगा कि कोई मेरे पैर को दबा रहा है। सुबह जब मैं नींद से उठी तो पता चला कि वह ख्वाब नहीं था। हकीकत में मेरे पैरों को किसी ने दबाया था, क्योंकि जब मैं उठी तो चल नहीं पा रही थी। उसी वक्त अचानक मुझे याद आया कि मैंने इसी पैर से लात मारी थी। यह बात मेरे दिमाग में बस क्लिक हुई। फिर दिन गुजरते गए, काफी समय बीत गया, लेकिन पैर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन रिपोर्ट एकदम सही थी। नहीं मालूम चला कि कब दिन बदन मेरी तबीयत खराब होती चली गई। उन दिनों मेरे लिए ऐसा हो गया था कि मैं दिन भर आंखें बंद करके सोती रहती थी। धीरे धीरे मैं बहुत ज्यादा कमजोर और पतली होती जा रही थी। आंखों के नीचे ऐसे डार्क सर्कल बन गए थे कि मैं खुद को आईने में देखती तो चुड़ैल जैसा महसूस करती। इसी बीच एक अजीब सा हादसा हुआ मेरे साथ। मैंने नोटिस किया कि मैं रात को सोते वक्त बच्चे को बीच में सुलाती थी, लेकिन जब मैं सुबह उठती तो खुद को साइड में पाती। लेकिन एक दिन मैंने नोटिस किया कि मैं सोती तो बच्चों के बीच में थी, लेकिन जैसे ही सुबह होती तो मैं खुद को साइड में पाती। यह सब कैसे हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पूरा दिन टेंशन में बीत गया, लेकिन जैसे ही रात हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। आखिरकार मुझे भी यह जानना था कि कैसे मैं बीच में से साइड में चली जाती हूं। सच कहूं तो यह काम करने से पहले मुझे काफी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास मोबाइल का कैमरा ऑन करके सामने टेबल पर रख दिया। लेकिन मैं जैसे ही अपने बेड की तरफ मुड़ी तो अचानक मेरा मोबाइल नीचे गिर गया। मैंने तुरंत फोन को उठाया तो पाया कि वह स्विच ऑफ हो गया था, जबकि उसमें 50 पर बैटरी थी। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। आप सोच भी नहीं सकते कि जिसके साथ ऐसा हो रहा हो उसे उस वक्त कैसा लग रहा होगा। उसी वक्त मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे कोई देख रहा हो। उस वक्त मेरे कमरे की लाइट ऑन थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा मोबाइल ऑन नहीं हुआ। हार कर मैं चुपचाप अपने बेड पर जाकर सो गई।
मुझे एक बार को ऐसा लगा कि शायद फोन गिरने की वजह से खराब हो गया हो। वैसे भी मेरी हालत इतनी नहीं थी कि मैं कंटिन्यू फोन को चला कर देखूं। ठार कर मैं अपने बेड पर आ गई। मन में कई सवाल थे, लेकिन करती भी तो क्या। चुपचाप सोने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था दोस्तों। इसके बाद जो मेरे साथ हुआ वह दिल दहला देने वाला था। यकीन कीजिए, रात को सोते वक्त अचानक किसी ने रात को मेरे उल्टे हाथ को ऐसे मोड़ा कि मेरी हड्डी खिसक गई। सुबह जब उठी तो पाया कि मेरा हाथ मूव नहीं कर रहा था। डॉक्टर को दिखाया, दवाई भी खाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2-4 दिन और बीते, मैं एक हाथ से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आखिरकार जब मेरे हस्बैंड को मेरी परेशानियां समझ में आने लगीं, तब जाकर उन्होंने यह कहा कि चलो किसी मौलाना को बुलाता हूं, शायद अब वही कुछ कर सकते हैं। इसके बाद जब मौलाना घर पर आए तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि अपनी बीवी के हाथ पकड़ो। यह बात भी शायद किसी को नहीं मालूम होगी, लेकिन मैंने महसूस किया, क्योंकि जब मौलाना दुआ पढ़ रहे थे तब मेरी हड्डियां सरक रही थीं। कुछ ही सेकंडों बाद वो अपनी जगह पर आकर बैठ गई। यकीन कीजिएगा, तब जाकर मैं ठीक हुई। अंदर से मैं थोड़ी खुश थी। मैं यही तो चाहती थी कि कोई तो ऐसा आदमी आए जो मेरी मदद के साथ साथ मेरे हस्बैंड को यह तक समझा सके कि यह सब कुछ अलग ही हो रहा है। पर यह मेरी खुशी बस कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा कांड अभी बाकी था। पर आज ये कहानी सुनाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लोग मेरी इस कहानी को झूठ समझेंगे। सच कहूं तो इस कहानी का एक एक पहलू बताना मेरे बस की बात नहीं है। बस इतना और बता दूं कि एक दिन हमने अपने रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया था। हमारे घर कोई फंक्शन नहीं था, ऐसे ही बहुत सारे मेहमान आए थे। उस दिन हमने बिरयानी बनवाई थी। मेहमान को जाते जाते 12:30 से 1 बज गया। उन दिनों इतने सारे लोगों को बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि हमारे मकान मालिक जयपुर गए थे। खैर, सबके जाने के बाद हस्बैंड ने सोचा कि सारा सामान समेटकर चुपचाप अब सो जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी। उन्होंने बस इतना ही कहा कि कल किसी को बुलाकर साफ सफाई करवा देंगे। वह तुरंत ही कमरे में लॉक लगाकर नीचे आ रहे थे। मैं उठकर इधर उधर कमर को अच्छे से देखने लगी। सब कुछ ठीक से होने के बाद हम जैसे ही अपने रूम में आकर सोए तो अचानक 1 घंटे बाद मुझे अचानक मकान मालिक के कमरे का ताला खोलने की आवाज आई। मैंने हस्बैंड को हिलाकर पूछा कि ऊपर कौन है। उन्होंने कहा कि सब जगह ताला लगा है, पता नहीं कौन है। इसके थोड़ी ही देर बाद गेट खुलने की आवाज आई। वो जो कोई भी था कमरे के अंदर जाकर दौड़ने लगा और कुछ ही पलों में वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। ऐसा लगा मानो कि जैसे कोई 3-4 आदमी एक साथ नीचे की ओर आ रहे हों। नीचे आते ही उन्होंने हमारे गेट को धक्का दिया। तब जाकर कहीं हस्बैंड ने मामा बोल के लाइट ऑन कर दी। ठीक दूसरे रूम से मेरी सांस आई और वह भी सुनने लगी, जैसे कोई गुस्से में सारी चीजें फेंक रहा हो। नहीं मालूम उस दिन ऐसा क्या हुआ। वह आवाज हमें ऊपर से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने छत पर पानी का ड्रम गिराने के बाद दरवाजे को जोर जोर से पीटा हो, क्योंकि रात में आवाज बहुत गूंज रही थी। जब चीजें बिल्कुल आपे से बाहर हो गई, तब जाकर हमने रात के 1:30 पर मौलाना को बुलाया। मौलाना के आने के बाद हम सब के सब उनके साथ छत की ओर गए। सबसे पहले हमने मकान मालिक का कमरा देखा, जिस पर कि ताला लगा हुआ था। पर जब हमने उस ताले को खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। फिर मौलाना ने एक ही बात कही कि जो कुछ बचा कुचा खाना था वह नहीं फेंकना था। जब यह सब हुआ है, इसके बाद और भी अजीब अजीब से इंसिडेंट होने लगे, जिसको शायद मैं ज्यादा नहीं लिख पाऊंगी। बस इतना ही कहूंगी कि मुझे तो अब तक यह भी पता नहीं चला कि आखिरकार यह सब चीजें आई कहां से। या तो इस घर की चीजें श्रापित है, क्योंकि यहां आने के बाद ही यह सब मैंने ज्यादा महसूस किया है। बाकी अगर कुछ भी ऐसा होता है जो बहुत ही अजीब होगा तो मैं महेश सर को जरूर बताऊंगी। धन्य तो दोस्तों, देखा आपने, इन्होंने कहानी में अपना नाम तो नहीं बताया और इन्होंने जिस तरीके से कहानी भेजी वह भी कई टुकड़ों में पूरी नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं चाहता तो इस कहानी को अपने हिसाब से आगे और बना सकता था, लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी झूठी बातें इसमें ऐड करके कहानी में और मजा डाल दिया जाए।
हम सभी लोग कहानियां सुनते हैं, सोचते हैं कि हमें आगे और कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि जो इंसान कहानियां भेजता है उसके साथ क्या बीत रही होगी? बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको इनकी कहानी में जरा सी भी सच्चाई लगती है तो नीचे कमेंट्स करके बेस्ट स्टोरी जरूर लिखना, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। नमस्ते, YouTube 1 हर जिला बिहार से हूं मैं। आप सभी को मेरे साथ बीती एक कहानी बताना चाहता हूं। यह कहानी आज से तकरीबन 7 साल पहले की है। हमारे यहाँ संतोषी का मेला लगता है, जो कि नवंबर 2077 की बात है। उस दिन हम 5 दोस्त मेला घूमने निकले थे, वह भी ठीक जंगल के रास्ते, क्योंकि गांव में जंगलों का रास्ता नजदीक पड़ता है और वो मेले की दूरी तकरीबन यही कोई 1 किलोमीटर के आसपास की होगी। आधा घंटा पैदल चलने के बाद मेले में पहुंचे तो हम घूमते घूमते आपस में अलग हो गए और हम ठीक ऑर्केस्ट्रा देखने में व्यस्त हो गए। ऑर्केस्ट्रा देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चल पाया। मैंने पास में खड़े एक भाई से पूछा कि भैया समय कितना हो रहा है? तो उसने कहा कि भैया रात के 2 बज गए हैं। मैंने आसपास चारों तरफ देखा तो पाया कि मेरा एक भी दोस्त वहां नहीं था। तकरीबन आधा घंटा मुझे इधर उधर दोस्तों को खोजने में ही लग गया। थक कर मैं ठीक उस जंगल के रास्ते से चुपचाप निकल गया। मैं ठीक जब उस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि जंगल में एक लड़की रो रही है। मैंने चारों ओर नजरें घुमाई, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आया। हाँ, पर रोने की आवाज अभी भी मेरे कानों पर आ रही थी। इसी तरह जब मैं थोड़ी सी आगे और बढ़ा तो एक लड़की नजर आई। मैं अचानक उसे देखकर डर गया। ये कौन है? मैं चुपचाप जैसे ही उसके बगल से गुजरने लगा तो वो अचानक बोली कि रुकी है, यकीन कीजिए। मैं बहुत डर गया। मैंने कांपते हुए उससे पूछा कि आप कौन हैं? उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं यहां पर गुम हो गई हूं, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। मैंने बिना सर को पीछे घुमाए पूछा कि आपका गांव किधर है? उसने कहा कि बस यह बगल का गांव ही मेरा गांव है। लड़की ने ठीक बगल के गांव का नाम बताया। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको गांव तक छोड़ देता हूं। मैं ठीक उससे 2 कदम आगे चल रहा था। मैंने चलते चलते उस लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वो लड़की अचानक रोने लगी। इसके बाद मैंने उसके पिताजी का नाम पूछा तो उसने अपने पिताजी का नाम बताया। धीरे धीरे हम दोनों सड़क पर पहुंच गए। सड़क के ठीक सामने 2 रास्ते थे, एक मेरे गांव को जाता था और ठीक दूसरा उसके गांव की ओर। मैंने उससे कहा कि वो रहा, आपका गांव ठीक इसी रास्ते से सीधा चले जाना। मैं चुपचाप अपने गांव के रास्ते की तरफ मुड़ गया। मैंने एक बार मुड़कर देखा, लड़की धीरे धीरे जा रही थी। मैं ठीक उससे काफी दूर जा चुका था। न जाने क्यों, पर बार बार मेरी नजरें पीछे की तरफ मुड़ रही थी। पिताजी थोड़ा गुस्से में भी थे। कहने लगे कि ठीक है, मैं उस गांव में जाऊंगा, तब पूछूंगा। 1-2 दिन के बाद पिताजी उस गांव में गए होंगे। जब पिताजी ने उस लड़की के बारे में पूछा तो उसके भाई ने कहा कि कौन सी लड़की? लड़की तो 1.5 साल पहले ही मर चुकी है। इसके बाद पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा और जब वापस घर आए तो मुझे बहुत भला बुरा कहा। कहने लगे कि तूने जिस लड़की को देखा वह लड़की तो 1.5 साल पहले ही मर चुकी है। दोस्तों, सुनकर तो मेरा हालत ही खराब हो गया। यकीन कीजिए 1 हफ्ता तो मुझे बुलाने में ही लग गया। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। बस इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी इमाम अली की कहानी। वाकई इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और बात रही कमेंट्स की, वह तो आप करते ही रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे कहानियां बनाने के लिए बहुत उत्साहित करते हैं। तो ठीक, ले चलता हूं अब आपको अगली कहानी की रर। आइए सुनते हैं दोस्तों। मेरा नाम विकास अग्रिया है, मैं झारखंड से हूं। ये बात आज से करीब 10 साल पहले की है। उस वक्त मैं 12 साल का था। उन दिनों मेरे पिताजी एक सीमेंट की फैक्ट्री में मजदूर का काम करते थे और ठीक जब भी विश्वकर्मा पूजा का त्योहार आता था तो पिताजी मुझे अपने साथ वही फैक्ट्री में प्रसाद खिलाने ले जाते थे। और तो इस त्योहार के दौरान पिताजी को बोनस भी मिला करता था, जो कि अक्सर रात को ही बांटा जाता था। खैर, मैं और मेरे पिताजी को घर लौटने के दौरान
रात्रि हो गई, यही करीब 11 से 11 बज चुके थे। रास्ते में कालापन और अंधेरा देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। और आपको बता दूं कि जिस रास्ते से हम घर को लौट रहे थे वहीं बगल में एक शमशान भी था। सबसे मेन डर तो मुझे उसी का था, जिसकी वजह से मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि आज ना जाने क्या होगा। उन दिनों हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था भी कुछ खास नहीं हुआ करती थी जिस तरह की आज के समय में है। रास्ते में चलते वक्त हम दोनों उसी शमशान के सामने से गुजर रहे थे तो अचानक मुझे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। सच कहूं तो मैं अंदर से इतना डर चुका था कि मेरे मुंह से यह तक बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ बोल भी सकता हूं। लेकिन यही आवाज जब मेरे पिताजी ने भी सुनी तो वह मुझसे कहने लगे कि डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। सच कहूं तो उस वक्त मेरे आंख से आंसू निकल चुके थे। बस यही सोच रहा था कि काश हम लोग शाम को ही घर वापस लौट आते। शायद ऐसा बिल्कुल नहीं होता। खैर, मैंने जैसे तैसे अपने आंसू को पछा और हनुमान जी को याद करने लगा। मैं और पिताजी कुछ ही दूरी पर चले होंगे कि हमें दो आदमी दिखे जो कि हमारे ही गांव की ओर जा रहे थे। उन्हें देखकर सच कहूं तो मेरी जान में जान आई। इसके बाद हम भी उनके पीछे पीछे अपने घर की ओर लौट आए। घर का दरवाजा देखकर आप नहीं समझ सकते कि मुझे कितना सुकून मिला। दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा तेज थीं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मां ने जैसे ही दरवाजा खोला तो मैंने अंदर जाते ही यह सारी बातें मां को बताई। मां तुरंत ही पिताजी को डांटने लगी, कहने लगी यह तो बच्चा है, इसे साथ में ले जाने की क्या जरूरत थी। अगर इसके साथ कुछ भी हो जाता, कोई भी ऊपरी चक्कर तो भुगतना तो हमें ही पड़ता दोस्तों। इसके बाद मैंने मां को चुप करवाया। अगली सुबह यही तकरीबन कुछ आधे घंटे बाद मां ने बताया कि हाल ही में एक परिवार की एक बहू जो कि पड़ोस के गांव की थी, उसकी गर्भावस्था के दौरान आपातकालीन मृत्यु हो गई थी। उसको उसी शमशान में जलाया गया था जिस रास्ते से तुम लोग आ रहे थे। कहते हैं कि कई बार ऐसी अचानक मौत से इंसान की आत्मा मरती नहीं है, वह किसी न किसी रूप या कोई भी हरकत करके अपने होने का एहसास कराती है। ज्यादातर जो इन चीजों से डरता है और जिसके ग्रह कमजोर होते हैं, ये ठीक उन पर बहुत जल्दी हावी कर जाती है दोस्तों। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। मगर मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हम जब भी भगवान को याद करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आकर हमारी रक्षा अवश्य करते हैं, क्योंकि मैंने इसका जीता जागता प्रमाण देखा है। आपको याद होगा कि हमें रात के वक्त दो आदमी दिखे थे जो कि अंधेरे की वजह से पहचान में नहीं आए। नहीं मालूम कि आखिरकार वो थे कौन। बस इतना ही याद है कि वो हमारे गांव की ओर लौट रहे। अब आप ही सोचिए ये सब क्या है। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, यह थी विकास की बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। उम्मीद है आपको इनकी कहानी भी जरूर पसंद आई होगी। बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जब भी मैं सब्सक्राइबर की स्टोरी सुनाता हूं तो वह कहीं ना कहीं रियलिस्टिक होती है। चाहूं तो मैं आपको ढेर सारे सबूत दे सकता हूं। ये कहानियां मैं खुद नहीं लिखता, सबूत के तौर पर मैं हर किसी की कहानियों की चैट्स आपको दिखा सकता हूं। इससे बड़ा प्रूफ और कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी यह कहानियां सच हैं या झूठ, इस पर तो कोई भी दावा नहीं कर सकता। बस आप लोगों का मेरे पर यकीन होना बहुत जरूरी है। और हां, बात रही कुछ अलग कहानियों की, वह एक बार को बनावटी होती हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा कई बहुत सारे चैनल हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी कहानियां वाकई सच्ची हैं? खैर, ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की ओर। सुनते हैं दोस्तों। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, बस मैं मुंबई में रहती हूं। मैं अपने परिवार में एक ही लड़की हूं, पर आज की यह कहानी मेरी मां के साथ घटी है, वह भी तब जब मेरी मां प्रेग्नेंट थी 7 मंथ की। उन दिनों मां मेरी नानी के घर पर गई थी और मेरी नानी का घर कोलकाता में है। एक रात की बात थी। मेरी मां किसी की छत पर नानी और मौसी के साथ सोने गई थी। उस रात मां ने देखा कि सामने से उनकी काकी मां आ रही है, जो कि ठीक उनके पैरों के पास आकर खड़ी हुई। कुछ ही समय बीता होगा कि तभी अचानक मां के सर के बालों को ऐसे खींचा कि मां एकदम हैरान हो गई। मां ने धीरे से हनुमान जी का नाम लिया और फिर
धीरे धीरे उनको अच्छा महसूस हुआ। वह रात डर के मारे गुजर गई। लेकिन जब सुबह हुई तो माँ जिसके घर पर आई थी, उन्होंने काका से यह बात कही कि रात में काकी आई थी, उन्होंने मेरे बालों को खींचा। काका ने जवाब में कहा कि मेरी वाइफ तो अपने मायके गई है। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद माँ बहुत ज्यादा डर गई। उनके मन में डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसके बाद वह वहां कभी नहीं गई। दोस्तों, बात दरअसल यह है कि जिस घर में मेरी माँ गई थी, ठीक उसके बाजू वाले घर में एक औरत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। अब नहीं मालूम यह उसी का भूत था, न जाने क्या था या कुछ और, लेकिन यह मेरी माँ की बिल्कुल सच्ची कहानी है, जो कि एकदम सच है। यह सब कुछ सच में हुआ है। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुना आपने, यह थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि यह सारी सच्ची कहानियां आपको जरूर पसंद आएगी। मैं चाहूंगा कि अगर आपको यह कहानियां पसंद आई तो कहानियों को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह रोमांच से भरी और रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।